हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्जाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन के न्यू बुक जो आया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हमने जो है ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 12 तक कवर करा दिया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें तो चैनल के प्ले में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से जो है आप लोग सारे प्रैक्टिस सेट 1 से 12 तक देख सकते हैं। और फ्रेंड, मैं बता दूं, अगर आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही जो है बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि इस पे जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड, आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को डिटेल के साथ कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? ये जो व्यवस्था है ये 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में कहा गया था। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अर्थात भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। इसी सुधार के तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें जो है प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारी को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग ये सारे पॉइंट को जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोतों में से कौन सी सही सुमेलित है? संविधान की विशेषता और उनके स्रोत दिया हुआ है। विधि का शासन की बात करें तो विधि का शासन जो है ये विधि का शासन ये जो है अमेरिका ने ये जो है इंग्लैंड से लिया गया है। तो ये जो है ये गलत कथन हो जाएगा। और राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति जो कि कनाडाई संविधान, ये भी गलत है। ये जो है आयरलैंड से लिया गया है। तो ये भी कथन जो है ये गलत है। और सदनों की संयुक्त बैठक ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ये जो है ये कथन सही है। और समानता और बंधुता ये जो है फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। यानी ये दोनों कथन जो है सही है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 और 4। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करें। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में है। तो ये जो है सही है। और राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति जो कि अनुच्छेद 72 में है। भारत का महान्यायवादी जो कि अनुच्छेद 76 में है। संसद का सत्र सत्रावसान और भंग करना ये जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में इसका वर्णन है। यानी 1 का A और 2 का B, 3 का C और 4 का D। यानी राइट इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो कि अनुच्छेद 61, क्षमादान की शक्ति 72, भारत का महान्यायवादी 76 और संसद का सत्र सत्रावसान और भंग करना ये जो है 85। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या जो है सीटों की अधिकतम संख्या जो कि 500 हो सकती है। 500 से अधिक सीटें नहीं हो सकती है। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जो है ये 60 हो सकती है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम जो है 500 और न्यूनतम 60। अगला प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग में जो है ये संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग का वर्णन है। ये जो है कथन ये सही है। निर्वाचन आयोग का वर्णन जो है ये भारतीय संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से 329 के बीच है। अगला कथन है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। ये भी कथन जो है ये बिल्कुल सही है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। अगला कथन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न अपना पद धारण नहीं करता। ये भी कथन जो है ये सही है। अगला कथन है कि निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्षों की अवधि अथवा 62 वर्ष की उम्र दोनों में से जो पहले हो जाए इस तब जो है ये पद धारण करते हैं। ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि निर्वाचन आयोग के सदस्य जो है 6 वर्ष अवधि तथा 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो पहले हो जाता है तो ये पद का अपना जो है त्याग करता है। तो यहाँ पे 65 रहता तो ये कथन सही हो जाता, लेकिन ये 62 दिया हुआ है, 62 वर्ष।
तो ये कथन जो है ये बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सत्रों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है? ये जो है आर्टिकल है ये 111 है। आर्टिकल 111 के तहत जो है संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। अगला प्रश्न है कि संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसदीय समिति की बात करें तो संसदीय समिति के संबंध में जो है कथन सही नहीं की बात कर रहा है। सही की बात करें तो ये जो है समितियां कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संसदीय समितियां जो है कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये कथन जो है ये सही है। और संसदीय समिति जो है विभिन्न विभागों द्वारा किए गए खर्चों, भ्रष्टाचार के मामलों आदि की जांच करती है, ये भी कथन जो है ये भी सही है। समितियां केवल संसद के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती है, ये जो कथन ये गलत है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कथन कि ये समितियां सदन के दैनिक कार्यों में भी भूमिका निभाती है, तो ये भी कथन जो है ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर जो है समितियां केवल सदन के अधिवेशन की समय ही कार्य करती है, ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन से सुमेलित नहीं है? सुमेलित की बात करें तो दूसरी अनुसूची में जो है दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का वर्णन मिलता है, तो ये जो है बिल्कुल सही है। दूसरी अनुसूची में जो है विभिन्न पदाधिकारियों के लिए वेतन भत्ते की बात की गई है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ की बात की गई है। शपथ जो है ये अनुसूची 3 में है इसका वर्णन, और अनुसूची 4 में विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का वर्णन है, ये भी जो है कथन ये सही है। 5वां है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ये जो है ये गलत है, क्योंकि ये जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और ये सभी जनजातियां का प्रशासन जो है इसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में इसका वर्णन है। यहाँ पे अनुसूची 5 दिया हुआ है। अनुसूची 5 में जो है इनमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची, जो कि कथन गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा के अध्यक्ष जो है ये अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है ये लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता जो है ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है, तो आदि ऐतिहासिक युग ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैंधव सभ्यता जो है ये आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, लेकिन यहाँ जो है अभी तक पढ़ा नहीं गया है, तो ये जो है आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि वैदिक, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। वैदिक नदियाँ दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है आधुनिक नाम दिया हुआ है। कुंभा की बात करें तो कुंभा का आधुनिक नाम जो है ये काबुल है, कुंभा का काबुल। पुरुषनी की बात करें तो पुरुषनी का जो नया नाम है ये रावी है। सदानीरा को जो है ये गंडक कहा जाता है, और शत्रुति की बात करें शत्रुदी को जो है ये सतलज कहा जाता है, यानी ए का दो जो है ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंभा को काबुल, पुरुषनी को रावी, सदानीरा को गंडक और शत्रुदी को सतलज, तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथ और उनके रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? बौद्ध ग्रंथ और उनके रचनाकार की बात करें तो आइए मिलान करते हैं इसके। मिलिंद पन्नोह की बात करें तो मिलिंद पन्नोह के रचनाकार जो है ये नागसेन है, तो ये जो कथन है ये सही है। मध्यमिकाकृतिका की बात करें तो मध्यमिकाकृतिका का रचनाकार जो है ये नागार्जुन है। अभिधम कोश की रचनाकार जो कि वसुबंधु है, तो ये भी कथन जो है ये सही है। और विशुद्धिम्ग की बात करें तो विशुद्धिम्ग की बात करें तो इसके रचनाकार जो है ये रचनाकार जो है बुद्ध घोष है। यहाँ पे अश्व घोष दिया हुआ है, तो ये कथन जो है ये गलत है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
विशुद्धिमग की बात करें तो इसके रचनाकार जो है ये बुद्ध घोष हैं, और यहाँ पे अश्वघोष दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना, ये जो कथन था, ये कथन था जियाउद्दीन वर्णी का। जियाउद्दीन वर्णी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? सबसे पहले की बात करें, यहाँ पे बंगाल की सिपाही विद्रोह की बात करें तो बंगाल का सिपाही विद्रोह जो है ये 1764 में हुआ था। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764। बेल्लोर की सिपाही विद्रोह की बात करें तो बेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो है ये हुआ था 1806 में। 1806 में बेल्लोर का सिपाही विद्रोह। कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह जो है ये 1831 से 32 के बीच हुआ था। और यहाँ पे बात करें कच्छ का विद्रोह तो कच्छ का विद्रोह जो है ये 1819 से 1831 के बीच हुआ था। यानी सबसे पहले जो है ये बंगाल का सिपाही विद्रोह आ जाएगा जो कि 1764 में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल का सिपाही विद्रोह। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है? 1857 की क्रांति को जो है ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है, ये कथन जो है ये टेलर और आउटरम का है। टेलर और आउटरम ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेलर और आउटरम के द्वारा यह कथन दिया गया था कि यह 1857 के बारे में कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है पाकिस्तान का जन्मदाता ये जो है लॉर्ड मिंटो को माना गया है। लॉर्ड मिंटो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। लॉर्ड मिंटो को प्रोत्साहन से ही मुस्लिम लीग का गठन जो कि 1906 में हुआ था, साथ ही पृथक निर्वाचन मंडल भी इन्हीं के दिन है। इन्हीं दोनों कारणों के कारण जो है राष्ट्रीय आंदोलन में मतभेद उत्पन्न किया गया, जिससे जो है अंततः पाकिस्तान जो है भारत से विभाजित हो गया। तो ये जो है कथन पाकिस्तान का जन्मदाता ये जो है लॉर्ड मिंटो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं है? मद्रास महाजन सभा की स्थापना में सम्मिलित की बात करें तो इसमें सम्मिलित जो थे ये थे जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू और वी राघावचारी। ये सभी जो है ये सभी मद्रास महाजन सभा की स्थापना में सम्मिलित थे। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है ये 1884 में हुआ था। इसमें जो है एमजी रनाडे शामिल नहीं थे। तो एमजी रनाडे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल जो है ये जो है किस घटना के बाद बताई थी? ये जो है चौरी चौरा घटना के बाद बताई थी। महात्मा गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, परंतु 5 फरवरी 1922 को घटित चौरा चौरी घटना के बाद जो है उन्होंने असहयोग आंदोलन को 11 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया था तथा इसी घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो इसका राइट आंसर जो है चौरी चौरा हो जाएगा। और चौरी चौरा घटना जो है ये 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। अगला प्रश्न है भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह के स्मारक की बात करें तो भगत सिंह का स्मारक जो है ये फिरोजपुर में स्थित है। फिरोजपुर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी दिया गया था और चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार जो है ये फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला में किया गया था। तीनों का स्मारक जो है हुसैनीवाला में ही स्थित है जो कि फिरोजपुर में पड़ता है। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में जो है बिहार के शासक जिनका नाम है शक्र सिंह, इन्होंने जो है ये भाग लिया था। तो शक्र सिंह ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था?
पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर जो है ये चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को नियुक्त किया गया था। तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेज द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को जो है पटना के प्रथम मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरूमध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। काला सागर और मरमरा सागर को जो जोड़ता है जल डमरूमध्य, ये जो है ये बास्पोरस जल डमरूमध्य है। तो बास्पोरस जल डमरूमध्य, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है भूमध्य सागर में स्थित है। बास्पोरस जल डमरूमध्य की बात करें, यह जो है विश्व का एक प्रमुख जल संधि यूरोप को एशिया से अलग करती है। मरमरा सागर जो कि तुर्की का एक अंतर्देशीय समुद्र है और मरमरा सागर लगभग जो है 280 किलोमीटर लंबा है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो है ये 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस दिन जो है मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव इसकी ओर जो है ये झुका हुआ है। पृथ्वी की इस स्थिति को शीतकालीन संक्रांति भी कहा जाता है। इसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ी होती है और रात जो है ये छोटी होती है। अगला प्रश्न है कि दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है। दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को जो है ये ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। तो ब्लॉक पर्वत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे भाग को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। और ब्लॉक पहाड़ जो है ये ऊंचे पठारों या फिर चौड़े गुंबदों में बनते हैं। दो भ्रंश रेखाएं के बीच का जो चट्टान ऊपर उठ जाता है और दो भ्रंश रेखाएं के मध्य की चट्टान जो है ये छोड़कर किनारे वाले चट्टानों जो है ये धंस जाती है। तो ब्लॉक पर्वत का जो है निर्माण होता है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है। दोमट मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जो कि बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृतिका की मात्रा कम होती है। इसे जो है दोमट मिट्टी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालू के कणों का अनुपात अधिक होना और मृतिका का मात्रा में जो है कमी होना। और अगला प्रश्न है कि सुमेलित नहीं है। एक तरफ पवन दिया हुआ है और एक तरफ जो है देश दिया हुआ है। सेंटा एना की बात करें तो सेंटा एना जो है ये कैलिफोर्निया का जो है पवन है। और हबूब की बात करें, हबूब जो है ये सूडान की है और यामो जो कि जापान की है। मिस्ट्रल की बात करें तो मिस्ट्रल जो है ये स्पेन तथा फ्रांस को प्रभावित करती है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है तो ये कथन जो है ये बिल्कुल गलत है। ये फ्रांस और स्पेन में जो है ये पवन बहती है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देश से और मुद्रा दिया हुआ है। बहरीन की बात करें तो बहरीन की मुद्रा जो है ये दिनार है। तो ये जो है बिल्कुल सही है। मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया का मुद्रा जो है ये तुगरिक है। ये भी जो है कथन ये भी सही है। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की जो मुद्रा है ये रिंगिट है। ये भी कथन जो है ये सही है। इजराइल की बात करें तो इजराइल की मुद्रा जो है ये न्यू शेकेल है। तो ये जो कथन ये सही गलत है। इजराइल का मुद्रा जो है ये न्यू शेकेल है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा था तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है इसका उद्गम स्थल ये कैलाश हिमानी है और ये जो है अरब सागर में जाकर गिरती है। इसकी टोटल लंबाई जो कि 3610 किलोमीटर है। टोटल लंबाई 3610 किलोमीटर। और कैलाश हिमानी से यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। यह नदी लेह में भारत में प्रवेश करती है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी से मिल जाती है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है। खेतड़ी की बात करें तो खेतड़ी जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है, यानी ए का एक हो जाएगा। नवेली की बात करें तो नवेली जो है ये लिग्राइट के लिए प्रसिद्ध है। तो नवेली जो है लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। तो बी का जो है 2 हो जाएगा। और जादूगोड़ा की बात करें तो जादूगोड़ा जो है ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, यानी ये जो है सी का 4 हो जाएगा। और कुद्रेमुख जो कि लोहा के लिए प्रसिद्ध है। तो ए का एक
ए का 1, 2 का जो है 2, 2 का 2 और 3 का जो है 4, सी का 4, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिर से एक बार बोलता हूँ, खेतड़ी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है, नवेली लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है और कुद्रेमुख जो कि लोहा के लिए प्रसिद्ध है। ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। गरीबी रेखा के नीचे के लिए ये जो कार्यक्रम सम्मिलित हैं वो राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम सम्मिलित है, अन्नपूर्णा सम्मिलित है, लेकिन महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना ये जो है गरीबी रेखा से नीचे के लिए जो है कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, यानी ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावी पूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार दिया था। गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार जो दिया था, ये जो विचार है ये जो है मोहम्मद यूनुस का है। तो मोहम्मद यूनुस ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है माध्यम भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है। माध्यम भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था जो है ये जो व्यवस्था है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। और माध्यम भोजन योजना का प्रारंभ जो है ये 1995 के केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में किया गया था। इसमें भोजन लागत के केंद्र एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के बीच ये जो है 90:10 तथा केंद्र एवं राज्य के बीच जो है संघीय क्षेत्रों के बीच ये 75:25 के अनुपात में वहन किया जाता था। इस योजना का प्रबंध एवं वित्तीय केंद्र शिक्षा जो है इसे पहले मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय कहा जाता था और इसी मंत्रालय के द्वारा जो है ये कार्यक्रम किया गया था। अगला प्रश्न है कि समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। समन्वित बाल विकास योजना की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है ये पूरक पोषण संबंधित है, टीकाकरण संबंधित है और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा ये संबंधित है, लेकिन परिवार नियोजन जो है ये समन्वित बाल विकास परियोजना से जो है सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार नियोजन। और यहाँ पे समन्वित बाल विकास परियोजना की बात करें तो समन्वित बाल विकास परियोजना जो है इस कार्यक्रम का शुरुआत जो है 1975 में किया गया था। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सांप्रदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। भारत में सांप्रदायिक विकास कार्यक्रम की बात करें तो इसका शुरुआत जो है इसका शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को किया गया था। 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। तो 2 अक्टूबर 1952 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति की बात करें तो काली क्रांति जो है ये कोयला उत्पादन से संबंधित है। कोयला उत्पादन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध जो है खाद्यान्न उत्पादन से है। ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा और प्याज उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। काली क्रांति का संबंध जो है ये कच्चा तेल उत्पादन से है। अगला प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की बात करें तो इसमें भारत का स्थान जो है ये 111वां स्थान है। 2023 के लिए नवीनतम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है भारत को 125 देशों में 111वां स्थान रखा गया है। 2022 में ये जो है 107वें स्थान पे था। भारत के समग्र GHI स्कोर जो है ये 28.7 है, जो कि देश में भूख की स्थिति को गंभीर के रूप में विकृत करता है। अगला प्रश्न है कि रसायन क्षेत्र में 2023 के लिए निम्नलिखित में से किसी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। रसायन के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार जो प्रदान किया गया है ये जो है लुई ब्रूस को किया गया है, मॉगी जी बारबेडी को किया गया है और एलेक्सी एल एकीमोव को किया गया है, परंतु डू बिस्मैन को जो है ये रसायन के क्षेत्र में जो है नहीं दिया गया है नोबेल पुरस्कार 2023। यहाँ पे डू बिस्मैन की बात करें तो डू बिस्मैन को जो है ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, ये रसायन के क्षेत्र में नहीं दिया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपना पहला पदक जो है स्वर्ण पदक ये जो है शूटिंग में जीता था। शूटिंग ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय
संकेलित भाषा दिवस कब मनाया जाता है? संकेलित भाषा दिवस की बात करें तो ये जो है प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है। 23 सितंबर ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय संकेलित भाषा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित की है? संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है ये 6.7% जो है अनुमानित की है। तो 6.7% ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत जो है ये बिहार राज्य के द्वारा किया गया है। महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख की राशि प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत जो है ये बिहार राज्य के से द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है कि सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पे जो है ये फिनलैंड है। फिनलैंड ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सूचकांक में प्रथम स्थान जो है ये फिनलैंड का है और भारत का स्थान जो है ये 112वां है। तो ये दोनों को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है? विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक जो है इसका आयोजन दावोस में किया गया है। दावोस ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक 2023 में किया गया है और इसका विषय था कॉपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। कॉपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड इसका जो है 2023 की थीम थी। अगला प्रश्न है कि आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? आईसीसी विश्व कप 2023 में ब्रांड एम्बेसडर जो है ये शाहरुख खान को नामित किया गया था। तो शाहरुख खान ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया था? साथी पोर्टल की बात करें तो साथी पोर्टल जो है ये कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो कृषि मंत्रालय ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वे वान थुओंग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? वे वान थुओंग की बात करें तो वे वान थुओंग जो है ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो वियतनाम ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वाधिक वन आवरण वाला परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश जहाँ जो है वन आवरण सर्वाधिक है। और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम जो है ये दूसरे स्थान पे है। सॉरी, मिजोरम जो है ये पहले स्थान पे, मिजोरम ऑप्शन में नहीं है। मिजोरम का वन आवरण प्रतिशत जो है ये 84.53% है और अरुणाचल प्रदेश का वन आवरण जो है 79.33% है और मेघालय का वन आवरण जो कि 76% है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य जो है और ये 2030 तक रखा गया है। 2030 ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक जो है ये रूपा पाई है। रूपा पाई ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूपा पाई, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन इसके लेखक रूपा पाई है। चित्रे के लेखक जो है ये पेरुमल मुरुगन है। अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक शशि थरूर है और द पावर ऑफ वन थॉट इसके लेखक जो है ये बीके शिवानी है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। और फ्रेंड, केंद्र सरकार द्वारा जो है भारत में 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य जो है ये 2030 तक रखा गया था और भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य जो है ये 2070 तक रखा गया है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य जो है ये 2047 तक रखा गया है और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य जो है ये 2030 तक रखा गया है। तो इस सारे पॉइंट को जो आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 21वीं एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 21वीं एशियाई गेम्स का आयोजन जो है ये कतर में किया जाएगा। कतर ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 19वीं एशियाई गेम्स 2022 में हुआ था और ये जो है चीन में हुआ था। 20वीं एशियाई गेम्स 2026 में जो कि जापान में होगा और 21वीं एशियाई गेम्स 2030 में जो कि कतर में होगा और 22वीं एशियाई गेम्स 2034 जो कि सऊदी अरब में होगा। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य जो है ये परिवर्तित हो जाता है।
परिवर्तित, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है। एसआई पद्धति की बात करें तो एसआई पद्धति में जो है टोटल 7 मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है। तो 7 मूल मात्रक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 को जो है एसआई पद्धति में मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय एवं क्षारीय होने की प्रकृति सूचक है। पदार्थ को अम्लीय एवं क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक जो है ये है लिटमस, हल्दी, वनीला और लौंग, ये सभी जो है ये अम्लीय या क्षारीय होने की प्रकृति का सूचक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है कि फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फाइबर ऑप्टिक्स की बात करें तो फाइबर ऑप्टिक्स जो है ये संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ जो है इसका नाम है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो है ये बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। मेढक की बात करें तो मेढक से संबंधित जो है कथन, ये त्वचा से सांस लेती है मेढक और शीत रक्त प्रणाली है, ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कायांतरित में आंत बड़ी हो जाती है, ये जो है ये कथन बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कायांतरित में आंत बड़ी हो जाना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक मच्छर भगाने वाली दवाओं में से सक्रिय रूप से पाई जाती है। रासायनिक मच्छर भगाने वाली दवाओं की बात करें ये जो है सक्रिय रूप से पाए जाने वाली दवाएं जो है ये एलिथ्रीन है। तो एलिथ्रीन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है। एक कार्बन क्रेडिट का मान की बात करें तो एक कार्बन का क्रेडिट मान जो होता है ये 1000 किलोग्राम CO2 होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1000 किलोग्राम CO2। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है। मानव शरीर के भार का जो है कुल ऑक्सीजन का हिस्सा है ये जो है ये 65% होता है, 65%, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है। सुमेलित की बात करें तो सुमेलित जो है मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है इसका प्रयोग आतिशबाजी के रूप में किया जाता है। तो ये जो है ये कथन सही है। मैग्नीज का उपयोग ये फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। तो ये भी कथन जो है ये सही है। टंगस्टन का उपयोग जो है ये इलेक्ट्रिक बल्ब के रूप में किया जाता है, ये भी जो है ये सही है। और तांबा का उपयोग की बात करें तो तांबा का उपयोग यहाँ पे गैल्वेनीकरण दिया हुआ है, जबकि गैल्वेनीकरण में जो है जस्ता का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। अगला प्रश्न है कि फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर जो है स्वतः जल उठता है। फास्फोरस का कौन सा रूप है जो कि अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है। ये जो है ये श्वेत फास्फोरस है। श्वेत फास्फोरस जो है ये अंधेरे में एवं वायु में रखे जाने पर जो है स्वतः जल उठता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा से सबसे अधिक होती है। अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा जो है ये होती है, किसकी होती है, तो ये जो है H2SO4 की होती है। H2SO4 की अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, H2SO4। अगला प्रश्न है कि सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्राएं प्रभावित नहीं होती है। सांस लेने एवं छोड़ने के दौरान जो है प्रभावित गैस जो है ये प्रभावित गैस है, इनका नाम जो है ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जलवाष्प। ये सभी जो है सांस लेने एवं छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जलवाष्प। लेकिन नाइट्रोजन जो है ये नाइट्रोजन सांस लेने एवं छोड़ने के दौरान प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी हड्डी जो है ये अस्टेपिस है। अस्टेपिस जो कि कान की हड्डी है, और ये जो है मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी हड्डी है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र जो है ये NaOH है। NaOH जो कि
सोडियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है और ये जो है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है ये यूरेनियम है। यूरेनियम ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम जो कि पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तना उदाहरण नहीं है? तना के उदाहरण की बात करें तो तना का उदाहरण जो है आलू है, गन्ना है, अदरक, ये सभी जो है तना का उदाहरण है। परंतु शकरकंद जो है ये तना का उदाहरण नहीं है, तो शकरकंद ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शलजम, गाजर, शकरकंद जड़ों की श्रेणी में आता है और जड़ों। अगला प्रश्न है कि अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग की बात करें तो अभावजन्य रोग जो है ये पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को कहा जाता है। पोषक तत्वों के कारण होने वाले रोगों को जो है अभावजन्य रोग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग जो है ये प्लीहा है। प्लीहा जो कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। अगला प्रश्न है कि वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है कहलाते हैं। वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले वैसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है ये जो है ये संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। संश्लिष्ट तंतु ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? अनुवांशिक रोग की बात करें तो डेमेंशिया जो है ये अनुवांशिक रोग है, बाकी सारे जो है ये अनुवांशिक रोग नहीं है। टर्नर सिंड्रोम डेमेंशिया जो है ये अनुवांशिक रोग नहीं है। हीमोफीलिया, वर्धनता और टर्नर सिंड्रोम ये जो है ये सभी अनुवांशिक रोग हैं, तो नहीं पूछा था तो डेमेंशिया जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा जो प्रदान करता है ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। और विटामिन जो है रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। प्रोटीन तथा खनिज लवण जो है शरीर में वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है कि भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली आंसू गैस कौन सी है? भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली आंसू गैस जो है ये अमोनिया है। अमोनिया ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर ये जो भंडारित रहता है ये यकृत में भंडारित रहता है। यकृत ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ज़रूरत के अनुसार जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर ऊर्जा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है कि H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण जो है रोग होने वाला जो रोग है ये जो है बर्ड फ्लू है। बर्ड फ्लू ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्ड फ्लू जो है ये H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होने वाला रोग है। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हमने जो है टोटल 75 जीके के प्रश्न को कवर कर दिया है और आगे जो है मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। तो फ्रेंड हम लोग जो है अगले सेट नंबर 14 को कवर करेंगे अगले वीडियो में। आज जो है हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को कवर किया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जितने भी प्रश्न का आपने उत्तर सही दिया है वो भी आपको जो है कमेंट में उसका आंसर देना है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।